सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। वैसे आप लोगों को ये विदित है कि यूपी में नगर निकाय के चुनाव अर्थात नगर निगम, पार्षद, नगर पालिका, नगर पंचायत व वार्ड आदि के चुनाव घोषित हो चुके हैं, जिसका बीएसपी स्वागत करती है। साथ ही ये भी उम्मीद करती है कि यूपी सरकार व नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराएं तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। ये भी हमारी सरकार से, संबंधित अधिकारी से पुरजोर अपील है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी बीएसपी ने ये चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ने का फैसला लिया है, ताकि प्रदेश में नगर निकाय स्तर पर सही लोग चुनकर जा सके। तभी फिर वे सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों का हर मामले में प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बीएसपी ही इन वर्गों के हितों के मामले में केवल एकमात्र ऐसा मंच व प्लेटफार्म है जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा एवं मूवमेंट से जुड़कर इन वर्गों के हितों में पूरी ईमानदारी व निष्ठा से लगा हुआ है, जिसके लिए बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तथा मेरे नेतृत्व में ये पार्टी इन तमाम वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बराबर संघर्षशील व कटिबद्ध भी है। हालांकि चुनाव के बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि काफी लंबे इंतजार के बाद अब यहाँ यूपी नगर निकाय चुनाव होने की तारीख घोषित हुई है, जिसके तहत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसके तहत प्रदेश के सभी नगर निगम, पार्षद, नगर पालिका, नगर पंचायत व वार्ड आदि के चुनाव होने हैं, जिसमें लोग अपनी जरूरत व सुख सुविधा आदि के हिसाब से अपने क्षेत्र के विकास पर काफी कुछ ध्यान दे सकते हैं, तथा जिसके लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संविधान व कानून के हिसाब से धन उपलब्ध कराए जाने का भी प्रावधान है। लेकिन यह खास ध्यान देने की बात ये भी है कि चुनाव में एससी, एसटी, ओबीसी व महिलाओं आदि के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो उससे इन वर्गों के लोग पूरे तौर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इस चुनाव में इन लोगों के लिए आरक्षण की जो भी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो उसमें काफी नियमों को ताक पर रख दिया गया है, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस चुनाव में हर स्तर पर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगी है, ताकि इसका काफी कुछ फायदा इसके बाद देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को यहाँ मिल सके। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने की बात ये भी है कि यहाँ के गरीबों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं तथा बेरोजगारी के इस दौर में दैनिक मजदूरी करके अपना पेट पालने की योजनाओं के धन में भी कटौती व भुगतान में देरी आदि करके जो यहाँ स्थानीय रोजगारों की दुर्दशा बना दी गई है, वह भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यहाँ निकाय स्तर पर
जागरूक, योग्य व ईमानदार जनप्रतिनिधि चुनने की जरूरत है, जिसमें खासकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों तथा अकलियतों आदि को भी अपनी अहम भूमिका निभानी होगी, जिनके कुल मिलाकर वोट यहाँ काफी ज्यादा बन जाते हैं और इनको इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से सावधानी बरतते हुए व खासकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के किसी भी दबाव व लालच आदि में न आकर अपना वोट करना है। इसके साथ ही यदि ये नगर निकाय के चुनाव सरकारी द्वेष, पक्षपात व अनुचित दखल अंदाजी आदि से मुक्त व पाक साफ होकर चुनाव की प्रक्रिया को सही से लागू करके कराए गए तो फिर इसका चुनाव का महत्व खासकर यूपी के नगर विकास व यहाँ के लोगों की उन्नति व स्थानीय स्तर पर रोटी रोजी में भी काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन ऐसा यहाँ अब तक होता हुआ बहुत कम ही देखने को मिलता है। फिर भी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सावधानी व समझदारी का सामूहिक प्रयास जारी रखना बहुत जरूरी है। यही वक्त की मांग है तथा यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का तकाजा भी है। इसके अलावा ये भी सर्वविदित है कि विरोधी पार्टियों में भी विशेषकर भाजपा के लोग सपा राज की तरह ही इस चुनाव को किस प्रकार से चुनौतीपूर्ण लेकर अनेकों प्रकार के हथकंडे अपनाने तथा हर प्रकार के जोड़ तोड़ आदि करने में ही लगे हैं, जिसके तहत अब यहाँ इनकी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की खातिर पसमानदा मुस्लिम समाज का राग आपना भाजपा व आरएसएस एंड कंपनी का नया सिगुफा बनकर लोगों के सामने आ रहा है, जबकि मुस्लिम समाज वास्तव में पहले मुसलमान हैं तथा उनके प्रति भाजपा की सोच, नीति, नियत व उनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना द्वेषपूर्ण व घातक है ये किसी से छिपा नहीं है। साथ ही भाजपा के मुस्लिम समाज के प्रति नेगेटिव सोच का ही परिणाम है कि इनकी सरकार में भी वे लोग लगभग उतने ही गरीब, पिछड़े, त्रस्त एवं जान माल व मजहब आदि के मामलों में भी अपने आप को वैसा ही असुरक्षित महसूस करते हैं जितने वे कांग्रेस पार्टी के राज में करते थे। इस प्रकार मुस्लिम समाज का दलितों एवं अति पिछड़ों की तरह ही पसमानदा व उपेक्षित बने रहना अति दुखद ही नहीं बल्कि अति दुर्भाग्यपूर्ण भी है। वैसे वर्तमान में भाजपा व पिछली कांग्रेसी एवं सपा सरकार की गलत नीतियों व जन विरोधी कार्यकलापों आदि के कारण ही यहाँ केवल दलित, आदिवासी, अति पिछड़े व मुस्लिम समाज की पसमानदा मुस्लिम समाज ही यहाँ केवल दलित, आदिवासी, अति पिछड़े व मुस्लिम समाज ही पसमानदा नहीं बना हुआ है, बल्कि अब तो यहाँ गरीबी, बेरोजगारी के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़क आदि की भी बदहाल हुई स्थिति के कारण पूरा उत्तर प्रदेश ही एक प्रकार से पिछड़ा हुआ पसमानदा समाज बन गया है। जबकि बीएसपी की यूपी में 4 बार रही सरकारों में सर्व समाज के हित व कल्याण तथा सुरक्षा व सम्मान आदि के साथ साथ हमेशा उपेक्षित रहे यहाँ दलित, आदिवासी, पिछड़ा एवं अकलियत समाज के लोगों के, मुस्लिम व अन्य अकलियत समाज के लोगों के जान माल व मजहब आदि की सुरक्षा तथा न्याय की गारंटी का यहाँ पहली बार कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके सबको न्याय सुनिश्चित करने का ईमानदार प्रयास किया गया है। इसलिए बीएसपी पर ही पूरा भरोसा करके वर्तमान में जो यहाँ नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं तो उसमें प्रदेश की जनता को विरोधी पार्टियों व खासकर सत्ताधारी भाजपा के चुनावी हथकंडों एवं मिथ्या प्रचारों आदि से सतर्क रहते हुए तथा उनके लुभावने वायदों के बहकावे से मुक्त होकर व इनके भड़काऊ भाषणों आदि से भी सावधानी बरतते हुए
केवल बीएसपी के उम्मीदवारों को वोट देकर अपनी पार्टी बीएसपी को ही, जिसकी विचारधारा एवं सिद्धांत सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर ही आधारित है, तो उसे जरूर कामयाब बनाना है। अर्थात बीएसपी को जरूर कामयाब बनाना है। प्रदेश के समस्त भाई बहनों व वोटरों से मेरी मीडिया के जरिए यही पुरजोर अपील है। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। इस संबंध में आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं, और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है, तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे, तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून का पूरा पूरा सम्मान भी करती है। बस इसका जवाब दे दिया मैंने। इसका जवाब मैं ट्वीट के जरिए दे चुकी हूँ। धन्यवाद। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आप सुन रहे थे। अतीक के परिवार को टिकट नहीं देंगे, ये कहना है मायावती का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने दो बड़ी बातें कही कि अतीक के परिवार को टिकट नहीं मिलेगा, ना ही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को टिकट दिया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने इलेक्शन को बैलेट पेपर से कराने की मांग भी की है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सुन रहे थे, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, ना कि ईवीएम से होना चाहिए। साथ ही उन्होंने नगरीय निकाय इलेक्शन को लेकर तारीखों का ऐलान किया, उसका भी स्वागत किया। और इसके अलावा उन्होंने ये साफ कर दिया कि बीएसपी अब मेयर का टिकट ना तो अतीक अहमद की पत्नी को देगी और ना ही अतीक अहमद के परिवार के किसी सदस्य को दिया जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी मायावती, जिन्होंने अतीक के परिवार को टिकट ना देने की बात कही और ना ही कहा कि शाइस्ता परवीन को बीएसपी मेयर का टिकट देगी। और इसके अलावा उन्होंने तमाम अधिकारियों से यह अपील भी की कि नगरीय निकाय इलेक्शन बैलेट पेपर से कराया जाए, ना कि ईवीएम से कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि स्थिति पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। और साथ ही उन्होंने ये साफ कर दिया, क्योंकि इससे पहले बीएसपी में शामिल हुई थी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिसके बाद में लगातार कयास ये लगाए जा रहे थे कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को मेयर का चुनाव का टिकट मिल सकता है। लेकिन अब मायावती ने ये साफ कर दिया कि ना तो अतीक अहमद की पत्नी को टिकट दिया जाएगा और ना ही अतीक अहमद के परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिलेगा, क्योंकि इसके बाद में अशरफ की पत्नी जैनब का भी नाम निकलकर सामने आया था। कयास ये भी थे कि उनको टिकट मिल सकता है बीएसपी का, लेकिन मायावती ने ये साफ कर दिया ना तो शाइस्ता परवीन को टिकट देगी बीएसपी और ना ही अतीक अहमद के बाकी किसी फैमिली मेंबर को टिकट मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि लाइव जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि का रुख कर लेते हैं। ऋषभ मणि, तमाम सवाल थे, पहले नाम आया शाइस्ता परवीन का, जिसके बाद में जैनब का भी नाम का जिक्र होने लगा कि उनको टिकट मिल सकता है। हालांकि मायावती ने ये साफ कर दिया है ना तो शाइस्ता परवीन को टिकट मिलेगा और ना ही अतीक अहमद के किसी परिवार वालों को टिकट मिलने वाला है।
जी बिल्कुल, न्यूज 18 ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती से सवाल किया था कि क्या अतीक की पत्नी शाइस्ता को टिकट देने की चर्चा चल रही है या उनके परिवार के किसी सदस्य को महापौर का टिकट दिया जाएगा प्रयागराज से। लेकिन मायावती ने न्यूज 18 के इस सवाल पर स्पष्ट जवाब दिया है कि ना ही अतीक की पत्नी को या इसके परिवार के किसी सदस्य को बहुजन समाज पार्टी प्रयागराज से महापौर का टिकट देने वाली है। मायावती ने यह भी कहा है, चूंकि अतीक की पत्नी अभी फरार चल रही हैं और जैसे ही वो पुलिस की गिरफ्त में आती हैं और उनका ये उमेश पाल हत्याकांड में क्या उनका इन्वॉल्वमेंट है, क्या उनका कनाइवेंस है या नहीं, जिस तरह से पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी उसके मुताबिक ही फैसला लिया जाएगा कि अतीक की पत्नी या उसके परिवार से जुड़े सदस्य बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहेंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल अतीक के परिवार के लिए एक बड़ा झटका है। अतीक अपनी पत्नी के सहारे पॉलिटिक्स में बने रहने की कोशिश कर रहे थे कि उनका परिवार बना रहे, लेकिन अब आज मायावती के इस जवाब से अतीक के परिवार की तमाम संभावनाएं जो हैं वो खत्म हो गई हैं। बिल्कुल, और ऋषभ वाणी इसको सीधे तौर पर मायावती का यू टर्न कहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब न्यूज 18 ने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि जब तक वो दोषी नहीं पाई जाती तब तक हम उन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं करेंगे। ये उन्हीं का बयान था, जिसके बाद में अब आज उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये साफ कर दिया कि पार्टी अब टिकट नहीं देगी। यानी कि अब मायावती भी समझ चुकी हैं कि अतीक अहमद का समर्थन करके या फिर परिवार वालों को सपोर्ट करके जनता उनका साथ नहीं देगी। देखिए, मायावती ने बिल्कुल साफ कहा कि उनकी पत्नी, उनकी जो पार्टी थी वो इसलिए जानी जाती थी कि गुंडे माफियाओं पे हमने खूब कार्रवाई की है और इतना बड़ा ये शूट आउट हुआ है, उसके पत्नी का नाम सामने आ रहा है, उसको आरोपी बनाया गया, उसको 50,000 का इनाम उस पर रखा गया, उसको फरार घोषित किया गया है, लिहाजा अतीक की पत्नी को टिकट नहीं दिया जाएगा। और यह भी स्पष्ट कहा है कि उसके परिवार के किसी सदस्य को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। जैसे कल से चर्चा चल रही थी कि अशरफ की पत्नी ज़ैनब उर्फ रूबी को टिकट दिया जा सकता है, तो ये बात सामने आ रही थी कि किसी न किसी बहाने से जब सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हो जाएंगी तो एक रोशनदान जरूर खुलेगा और अतीक के परिवार का कोई न कोई व्यक्ति बसपा के टिकट पर प्रयागराज से महापौर का चुनाव लड़ेगा। लेकिन आज मायावती ने ये सारे कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। ना ही शाइस्ता या अतीक के परिवार से जुड़ी किसी भी महिला को, चूंकि वह महिला आरक्षित सीट है, टिकट नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, और ऋषभ वाणी एक बात और देखने वाली रही इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने अधिकारियों से एक मांग भी की कि जो इलेक्शन है वो ईवीएम से ना कराकर बैलेट पेपर से कराया जाए। यानी कि इलेक्शन अभी नहीं हुए हैं लेकिन अभी पहले से ही मायावती ने सवाल उठा दिए ईवीएम पर। देखिए, ये उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है और जाहिर सी बात है वो बड़ी सियासतदान हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो अच्छी तरह जानती हैं कि उनको अपने वोटर्स में क्या मैसेज देना है। उनका जो वोटर है, जैसा माना जाता है कि वो कमज़ोर तबके से आता है, दलित वर्ग से आता है और वो ईवीएम के इस्तेमाल में असहज हो सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि एक सियासी पेशबंदी है, घेराबंदी है कि अभी तो चुनाव की खाली अधिसूचना जारी हुई, अभी तारीखों की घोषणा हुई और इससे पहले ही एक डिफेंसिव मेजर अपनाते हुए मायावती ने इस पर संदेश दे दिया है और ईवीएम के ऊपर सवालिया निशान भी उठा दिए हैं और बैलेट पेपर के जरिए चुनाव की बात कही है। बिल्कुल, तो सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अब तैयारी जोरों पर देखी जा रही है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं और ऋषभ वाणी आप बने रहिएगा। शाइस्ता परवीन को लेकर मायावती ने क्या कहा था, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनाते हैं। प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है, तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून का पूरा सम्मान भी करती है। तो ऋषभ वाणी ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ऋषभ वाणी, एक बार फिर से हमने वो बयान सुनाया, मायावती ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कर दिया कि शाइस्ता परवीन को टिकट नहीं मिलेगा, ना ही परिवार के किसी और महिला को टिकट मिलने वाला है। ऐसे में अगर हम बात कर ले अतीक अहमद के परिवार वालों की, तो लगातार जो मुश्किलें हैं
वो अब बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ सपोर्ट करने वाले भी अब कानून की गिरफ्त में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिन राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट मिला करता था, अब उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया है। देखिए, कुछ समय पहले ही जब एक बार अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी में दाखिल होने की कोशिश की थी, तो एक बहुत ही चर्चित वीडियो हुआ था जिसमें खुद अखिलेश यादव ने मंच पर झिड़क दिया था अतीक अहमद को। फिर उसके बाद से वो बसपा में संभावनाएं तलाश रहा था, और जैसे शाइस्ता परवीन के नाम की पहले घोषणा की गई थी तो ये माना जा रहा था कि अतीक का परिवार राजनीति में बना रहेगा। लेकिन आज मायावती ने जो मूव लिया है वो कहीं ना कहीं से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर राजनीति में किसी भी पार्टी के टिकट पर कोई अपराधी प्रवेश पाने की कोशिश करता है तो उसके लिए अब काफी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अशरफ ने बीते दिनों ये बात जरूर कही थी कि वो एक पॉलिटिकल परिवार से आते हैं और उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो राजनीति के चलते लगाए जा रहे हैं, इसलिए उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन कितना भी बचने की कोशिश कर ले, लेकिन जिस तरह से कानून का शिकंजा उन पर कसता जा रहा है, बचना यहाँ पर नामुमकिन सा साबित होता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए।